जय हिंद। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आयुष आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम विद्यालय पर। देखिए साथियों, हमारी जो जीएस की एक सीरीज स्टार्ट हुई थी टारगेट एसएससी जीडी के लिए, जिसमें हम लोगों ने अपने दो सब्जेक्ट पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को स्टार्ट किया था। और उस सीरीज में बीच में हमारी क्लासेस कुछ दिनों के लिए रुक गई थी, जिसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। और अगर हम बात करें हमारी पॉलिटी की पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रियम्बल यानी प्रस्तावना के बारे में अच्छे से समझा था कि प्रस्तावना क्या है और क्या क्या प्रस्तावना के महत्व होते हैं। और हमारी जो आज से क्लास स्टार्ट हो रही है वो रहेगी भाग 1, संघ व इसके राज्य क्षेत्र। मैंने आपको कहा था कि हमारे पूरे 22 भाग हैं जिसको हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो उसी संदर्भ में हमारी आज पहली क्लास है, इसका नाम है भाग 1, संघ व इसके राज्य क्षेत्र, जो कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक फैला हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपके लिए एक स्लाइड बनाई हुई है, इसमें कि मैंने आपके लिए एक बेसिक प्रोफार्मा बताया है कि भाग 1 क्या है, किस किस आर्टिकल में क्या क्या प्रावधान हमारे किए गए हैं। तो वो सारी बातें आपको आज में पता लगने वाली है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें तो हमारा सबसे पहला आर्टिकल क्या बोलता है। सबसे पहला आर्टिकल हमारा क्या बोलता है, संघ का नाम व राज्य क्षेत्र। यानी कि जो हमारा संघ है, यूनियन है, इसका नाम क्या होगा और इसके राज्य क्षेत्र क्या होंगे। तो मैंने आर्टिकल 1 में 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि भारत राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब यह हुआ कि सारे स्टेट का एक यूनियन, एक भारत होगा। यानी कि भारत जो है राज्यों से मिलकर बनेगा। यह हमारा बोलता है पहला पॉइंट। यानी कि आप समझिए कि जितने भी राज्य हमारे हैं उन सभी राज्यों को एक जगह पर इकट्ठा कर देंगे, तो उससे जो कुछ बनेगा वो हमारा एक देश होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा ये बताता है। दूसरा पॉइंट बोलता है कि भारत के राज्य व राज्य क्षेत्र में वो होंगे जो अनुसूची 1 में है। यानी कि जो भारत के राज्य और राज्य क्षेत्र कितने होंगे, इस बात की जानकारी हमको अनुसूची 1 में दी गई है। यानी कि अनुसूची 1 में दिया गया है कि भारत के 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि भारत के राज्य व राज्य क्षेत्र में वो होंगे जो अनुसूची 1 में दिए गए हैं। और अनुसूची 1 में क्या दिया गया है कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर है भारत के राज्य क्षेत्र। अब भाई बात आती है कि राज्य क्षेत्र क्या होता है और भारत संघ क्या होता है ना। अभी हम लोग स्टार्टिंग से राज्य क्षेत्र को पढ़ते आ रहे हैं कि राज्य क्षेत्र क्या होता है। तो हमारे यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, एक होता है राज्य क्षेत्र और एक होता है भारत संघ। हम दोनों के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो अगर राज्य क्षेत्र की बात करें तो इसमें क्या आता है, हमारे जितने भी राज्य हैं वो सभी इसमें शामिल होंगे। दूसरा पॉइंट है सभी संघ शासित राज्य यानी कि केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी, वो भी इसके अंतर्गत आएंगी। और तीसरा पॉइंट है हमारा अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र का मतलब होता है कि वैसा क्षेत्र जो हमारे देश का नहीं होता बल्कि हम उसको कहीं से अर्जन करते हैं। यानी कि किसी बाहरी देश का वो हिस्सा होता है, यानी कि हमारे देश का भाग ना होकर कोई बाहरी भाग को अपने देश में शामिल किया जाता है, उसको बोला जाता है अर्जित क्षेत्र। ठीक है, तो राज्य क्षेत्र में 3 पॉइंट आते हैं, सारे राज्य, सारे यूनियन टेरिटरी और सारे अर्जित क्षेत्र। लेकिन अगर हम भारत संघ की बात करें, यूनियन ऑफ इंडिया की बात करें, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ राज्य आएंगे। यानी कि सभी राज्यों को मिलाकर हमारी एक बनेगी यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि भारत संघ। और राज्य क्षेत्र में हमारे अर्जित क्षेत्र अलग से ऐड हो जाता है। ठीक है, हमारा आर्टिकल 1 जो है इस बारे में बताता है। उम्मीद करता हूं कि आपको आर्टिकल 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें आर्टिकल 2 के बारे में तो इसमें क्या दिया गया है कि भारत संघ में नए राज्यों को शामिल करना। समझ में आया, भारत संघ में नए राज्यों को शामिल करना। और आर्टिकल 3 बोलता है राज्यों का पुनर्गठन। देखिए हमारा एक भारत संघ है, ठीक है, अगर हमको उसमें किसी राज्य को शामिल करना है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है भाई। उसके लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है कि संसद में उसको साधारण वोटिंग से उस बिल को पास कराना होता है। और अगर वो बिल पास हो गया तो भारत में नए राज्य का क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। नए राज्य का मतलब ये हो गया कि कोई बाहरी क्षेत्र यानी कि जो हमारे भारत का हिस्सा नहीं है, कोई बाहरी क्षेत्र, उसको अगर हम अपने भारत संघ में शामिल करते हैं
तो उसके लिए एक बिल संसद में लाया जाएगा और उस बिल को दोनों सदनों से सिंपल वोटिंग से पास करा दिया जाएगा, तो वो बाहरी क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल है सिक्किम। ठीक है, अभी हम जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम की बात करेंगे तो सिक्किम के बारे में आपको बताएंगे। तो इसका एक एग्जाम्पल है सिक्किम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी बाहरी क्षेत्र को अपने देश में शामिल करते हैं तो सिंपल वोटिंग द्वारा संसद से उसको शामिल किया जा सकता है। और तीसरा पॉइंट है हमारा राज्यों का पुनर्गठन, यानी कि आर्टिकल 3 बोलता है कि राज्यों का पुनर्गठन। पुनर्गठन का मतलब होता है कि एक राज्य में से ही दूसरे राज्य को बनाना। ठीक है, एक राज्य में से दूसरे राज्य को बनाना, जैसे यूपी से उत्तराखंड बना, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना। ठीक है, इस प्रकार के राज्य हैं। जैसे जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर और लद्दाख बन गया। तो ये कुछ जैसे कि महाराष्ट्र आपका है और आपका गुजरात है। मतलब ये हुआ कि एक राज्य में से ही काट कर दूसरे राज्य को बना देना ही राज्य पुनर्गठन कहलाता है। तो इस काम को करने के लिए जो है क्या किया जाता है, अगर आपको राज्य के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन करना है तो संसद में एक बिल लाया जाएगा। उस बिल पर सिंपल वोटिंग से क्या होगा, पास कराकर राज्यों का पुनर्गठन कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए आर्टिकल 2 और 3 आप समझ में आ गए होंगे कि किस प्रकार से होता है। मैं आपको हल्का सा इसका एक बताता हूं। राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए देखिए क्या होता है। सबसे पहले राष्ट्रपति से क्या होता है, जैसे कि अगर हम किसी के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन कर रहे हैं तो इस बिल को जब लाया जाता है तो उस पर राष्ट्रपति के साइन पहले से ही करा लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, राष्ट्रपति जिस राज्य की सीमा में या क्षेत्र में परिवर्तन करना है उस राज्य को क्या करेंगे, उस प्रस्ताव को भेजेंगे और उसको एक समय सीमा दे देंगे कि भाई हम आपके नाम में या क्षेत्र में परिवर्तन कर रहे हैं तो आप इस पर अपनी राय दीजिए, और उसको एक समय दे दिया जाएगा। अगर वो राज्य इसका विरोध करता है ना, तब भी संसद राज्य में परिवर्तन कर देगी। और अगर उस राज्य ने कुछ अपने तर्क रखे कि भाई इस राज्य में ये प्रावधान कर दीजिए, तो संसद उस पर विचार कर सकती है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पूरी पावर संसद के पास होती है, राज्यों के पास तो ये बिल सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए भेजा जाता है। अब जब राज्यों के पास एक समय सीमा के बाद वो बिल वापस आएगा तो वो बिल जो है क्या होगा, संसद में रखा जाएगा और सिंपल वोटिंग के द्वारा प्रस्ताव पास करके राज्यों का पुनर्गठन कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी पढ़ेंगे 1956, जिसमें कि हमको राज्यों के बारे में पूरी डिटेल पता करनी है कि राज्य जो है कैसे कैसे बने, क्या क्या प्रावधान हुए, कौन कौन सी कमेटी बनी थी। ठीक है, तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 आप समझ गए होंगे कि क्या था। अब बात करते हैं आर्टिकल 4 की। अगर आर्टिकल 4 की बात करें तो उसमें क्या बोला गया है कि आर्टिकल 2 और 3 होगा, माफ कीजिएगा मैंने यहाँ पर गलती से 4 कर दिया है। यहां पर क्या होगा, आर्टिकल 2 और 3 होगा। यहां पर क्या बोला भैया कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत संशोधन आर्टिकल 368 के अनुसार संविधान संशोधन न माना जाएगा। यानी कि हम अगर आर्टिकल 2 और 3 के तहत कोई भी संशोधन कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो उसको आर्टिकल 368 के अनुसार संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि संविधान संशोधन अगर हमको करना होता है ना, उसके लिए प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित कराना होता है। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 2 और 3 में संसद से हमने प्रस्ताव को पारित कराया, लेकिन साधारण वोटिंग से पास कराया, इसलिए ये आर्टिकल 368 के अनुसार संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। समझ लीजिए, आप समझ होंगे मेरी बात को। ठीक है, तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक मैंने आपको बता दिया है कि सभी आर्टिकल्स में क्या क्या प्रावधान है। अब बात करते हैं रियासतों के बारे में कि आजादी के समय पर हमारे देश में रियासतों की क्या स्थिति थी, क्योंकि इसके बाद में अगली क्लास में हम राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अगर हम आजादी के समय में बात कर रहे हैं तो हमारे देश में रियासतों की कुल संख्या थी 549 प्लस 3 यानी कि 552। उस समय पर रियासतों को एक ऑफर दिया गया था कि वो चाहे तो भारत में शामिल हो जाएं, चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं,
चाहे तो स्वतंत्र रूप से भी अपने रह सकती हैं। तो उस समय पे क्या हुआ था कि 549 रियासतें भारत में शामिल हो गई थी और 3 रियासतें जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद ने क्या किया था, इसका विरोध किया था। यानी कि ये भारत संघ में शामिल होना नहीं चाहती थी, ये स्वतंत्र रहना चाहती थी। जम्मू कश्मीर ने क्या किया, अपनी स्वतंत्रता मांगी कि भैया हम अपना अलग रहना चाहते हैं, ना आपके साथ ना आपके साथ। लेकिन जब पाकिस्तानी कबायलियों ने अक्टूबर 1947 में क्या किया, जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया, तो वहां के राजा हरि सिंह ने नवंबर 1947 में एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके क्या किया, जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कर दिया। अगर हम जूनागढ़ की बात करें तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा शामिल किया गया था। जूनागढ़ गुजरात का एक हिस्सा है। वहां पर क्या था, वहां पर 90% आबादी हिंदुओं की थी, लेकिन जो वहां का राजा था वो मुस्लिम था, जो कि पाकिस्तान के सपोर्ट में था। तो क्या हुआ, उसने क्या किया कि हम पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, लेकिन जनता ने कहा कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं। तो एक जनमत संग्रह कराया गया, जिस पर वोटिंग कराने के बाद में जूनागढ़ को भारत का हिस्सा बना लिया गया। अगला था हमारा हैदराबाद। हैदराबाद की बात करें तो ये एक बहुत शक्तिशाली, पावरफुल और काफी धनी राज्य था। इसने भी क्या किया था, भारत में शामिल होने से मना कर दिया था। लेकिन उस समय पर एक कंडीशन यह भी थी कि हम किसी रियासत पर सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण हम रियासतों पर ये क्या थी, एक शर्त थी कि रियासतें अपनी मनमर्जी से चल सकती हैं, आप उन पर प्रेशर नहीं डाल सकते कि आप हमें शामिल होइए। तो इस पर सैन्य कार्रवाई करना तो मुमकिन नहीं था। लेकिन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने एक बहाना ढूंढा। ये बहाना ढूंढा कि वहां पर जो है मुस्लिम ज्यादा हैं, हिंदू कम है। जिस प्रकार से वहां पर मुसलमान हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं और वहां की स्थिति काफी बिगड़ चुकी है, इसलिए वहां पर पुलिस भेजकर स्थिति को कंट्रोल में किया जा रहा है। तो इसलिए वहां पर पुलिस कार्रवाई का नाम दिया गया। हालांकि पुलिस की वेश में वो सैनिक थे, आर्मी थी, लेकिन उसको पुलिस की यूनिफॉर्म पहनाकर कार्रवाई करने के लिए भेजा गया, ताकि दिखने में वो पुलिस लगे और कार्रवाई वो सैन्य वाली हो। समझ में आया? ये एक चाल चली गई थी ताकि अंतरराष्ट्रीय दबाव से बचा जा सके। तो पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो के द्वारा क्या किया गया, हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया गया। इसके बाद में क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय दबाव से हम लोग बच गए और जो हमको करना था हम वो भी कर चुके थे। तो इनके बाद में क्या होगा, अब हम उन कमेटियों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी समिति बनी थी। उसके बाद में राज्यों के पुनर्गठन के लिए क्या क्या मतलब सुझाव दिए गए थे। फिर उसके बाद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कौन कौन से राज्य बने और वर्तमान तक राज्यों की क्या स्थिति है। हम सारी बातें अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो ये आपका भाग 1 का पार्ट 1 है, ठीक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जो है आप इसकी स्लाइड बना सकते हैं, क्योंकि अगली स्लाइड में हम राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 से क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि अब आप जो है अगली क्लास का वेट कीजिए। अगली क्लास आपको कल ही मिल जाएगी, जिसमें हम राज्यों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। देखिए, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, अगर आपको ये मेहनत हमारी पसंद आती है, तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब वीडियो को जरूर कीजिएगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आप लगातार इस सेशन से बने रहेंगे। इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और हम और मेहनत से आपके लिए क्लासेस ला सकें। तो इसी के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।